आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। यूएन काउंसिल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी ताकत मिल गई है जिसके बदौलत वो पूरे गाज़ा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ में वो जिस किसी कंट्री को भी चाहे उसकी फ़ौज की वहाँ पर तैनाती का हुक्म दे सकते हैं, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो। लेकिन तुर्की के मामले में इस टाइम इजराइल और तुर्की के दरमियान कुछ थोड़ी खींचतान चल रही है फ़ौज के डेवलपमेंट के लेकर कि किस तरीके से फ़ौज को डिप्लॉय किया जाए तुर्की के बिहाफ पर। लेकिन तुर्की यहाँ पर क्या बोल रहा है? तुर्की यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो सिक्योरिटी को छोड़कर जितने भी और तमाम काम है गाज़ा के अंदर, गाज़ा की तामीरात के काम हैं या गाज़ा के जो मतलब ये है कि जो सोसाइटी है या उसको रिबिल्ड करना है, गाज़ा को कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें सभी में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये तुर्की के हवाले से कहा गया है। लेकिन इज़राइल यहाँ पर क्या कह रहा है कि इज़राइल तुर्की को ये बोल रहा है कि हम बिल्कुल भी तुर्की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका इस बात पर चिंता में है कि अगर तुर्की ने मना कर दिया फ़ौज के डेवलपमेंट के लिए कि फ़ौज को वहाँ पर तैनात करना है एज ए पीस पर्पस प्रोग्राम के लिए, इसमें पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, सऊदी अरब है, अगर तुर्की पीछे हट गया तो जितने भी और ममालिक मुल्क हैं वो भी सब इसमें पीछे हट जाएंगे। ये जो अहम मामला है ये ट्रंप के बिहाफ पर है, क्योंकि ये ट्रंप ने एक प्लान तैयार करा है और इसके प्लान में एक पूरी रिपोर्ट आज सामने आई है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, तफसील से जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। देखिए, 200 साल पुरानी अमेरिकी कॉलोनियल भूख की यहाँ पर वापसी हो चुकी है, ये ट्रंप के लिए बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित पीस प्लान को अपनाना दुनिया भर में इस तरह देखा जा रहा है मानो अमेरिका और विशेषकर ट्रंप गाज़ा और उसके लोगों के नए उपनिवेशिक मालिक बना दिए गए हों। यानी अमेरिका और इजराइल को यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाज़ा के अब नए मालिक बन गए हैं। ट्रंप ने पहली बार फरवरी में ये योजना पेश की थी जिसमें पूरा गाज़ा पट्टी अमेरिकी कब्जे के तहत एक निवेश प्रोजेक्ट के रूप में बदलने की बात कही गई थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये बोला था कि वो गाज़ा को एज ए रिवेरिया बनाएंगे, मिडल ईस्ट के, जहाँ पर घूमने फिरने की जगह होंगी और यहाँ के लोगों को निकाल के दूसरी कंट्री में फेंक दिया जाएगा। एक ऐसी योजना जिसकी असल बुनियाद गाज़ा की पूरी आबादी को बाहर निकालकर उसे मिडल ईस्ट की रिवेरा बनाने की थी, जैसा भी मैंने आपको बताया। इतने खुले उपनिवेशिक विचार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर निंदा हुई है, बहुत ज्यादा आलोचना हुई है इस चीज की, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ शब्द पीछे खींचते हुए कहा कि कोई अमेरिकी बोट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर जो फौज वगैरह है, कोई भी फौज का नुमाइंदा या अधिकारी वहां पर गाज़ा में तैनात नहीं होंगे और जनसंख्या का ट्रांसफर अस्थायी होगा। मतलब अभी इस चीज के लिए पूरी तरह की राय मशवरा नहीं हुआ है, ये अस्थायी है। अभी इस बार कोई विचार और विमर्श नहीं किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने तुरंत फिर वही योजना दोहराई और अमेरिकी नियंत्रण को लागू करने का संकल्प उठाया। शायद ये बात इस तरीके से भी हो सकती है कि जो ट्रंप के माइंड में चल रहा है उन्होंने पहले उस चीज़ को दरियाफ्त किया पब्लिक के सामने या पूरे अरब या मिडल ईस्ट के सामने, लेकिन इजराइल को इस बात पर आपत्ति हुई क्योंकि जितना भी यहाँ पर जो अमेरिकन सिस्टम है, सब जितना भी निज़ाम है वो इजरायली जो लॉबी है सब वहीं से ऑपरेट होता है। महीनों बाद यूएन के जरिए मिली नई अंतर्राष्ट्रीय वैधता ने इस योजना के मूल ढांचे को जस का तस ऐसे ही बनाए रखा हुआ है। इस उपनिवेशिक ढांचे को न केवल कई अरब और मुस्लिम सरकारों का समर्थन मिला है, जिसे मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी जो अमेरिकी प्रभाव के तहत काम करती हैं, यानी यूएई है, अमेरिका है, यूएई, बहरीन है, कतर है, ये सब जितने भी हैं सब अमेरिकन इफेक्टेड हैं। यहाँ पर जितना भी कंट्रोल होता है सब अमेरिकन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और यहाँ तक कि अल्जीरिया जैसा पूर्व उपनिवेशिक देश भी इस अमेरिकी खेमे में शामिल दिख रहा है। जबकि रूस और चीन ने वोट से दूरी बनाकर यह संकेत दे दिया है कि उन्हें फिलिस्तीनी की परवाह नहीं। लेकिन यह सब अचानक नहीं है। फिलिस्तीन की जमीन पर अमेरिकी दिलचस्पी और उपनिवेशिक महत्वाकांक्षा 19वीं सदी की शुरुआत में मौजूद है, जब 1820 के दशक में अमेरिकी मिशनरियों ने फिलिस्तीन में धार्मिक कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी थी। यानी ये बात हो रही 1820 की, और उसी टाइम के हिसाब से उस टाइम अमेरिकन की जो मिशनरीज थी जो वहाँ पर जो काम कर रही थी धार्मिक पर्पस के हिसाब से, उन्होंने मतलब कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी थी गाज़ा के अंदर, यानी फिलिस्तीन के अंदर। और अस्थायी आबादी ने उनके विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध किया था।
1850 और 1860 के दशक में जफा और बेथलेहम के आसपास अमेरिकी मिलेनियन कॉलोनियां बसाई गई, जिन्हें स्थानीय फिलिस्तीनी किसानों ने बाहर खदेड़ दिया बिल्कुल, जिस पर अमेरिका ने यूएसएस वेबेश युद्धपोत भेजकर ऑटोमन साम्राज्य पर दबाव बनाया। 1866 में जॉर्ज एडम्स की एडम्स कॉलोनी ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन से हस्तक्षेप की इसमें मांग की थी और यह दावा किया कि फिलिस्तीन में अमेरिकी बसावट को उसी तरह बढ़ाना चाहिए जैसे अमेरिका ने अपने महाद्वीप पर विस्तार किया है। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका की कई ईसाई कॉलोनियां फिलिस्तीन में फैलकर असफल हुई। मतलब वहां अमेरिका ने भी चाहा कि वहां पर जो उसके खुद के लोग हैं, जो इजरायली ईसाइयों की जो मिशनरीज हैं, वहां पर अमेरिका ने इस्टेब्लिश करी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो भी वहां पर फेल हो गई। लेकिन उपनिवेशिक महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी किंग क्रेन कमीशन ने 1999 में मतलब 1919 में पाया कि फिलिस्तीनी जनता आज़ादी चाहती है और यदि मजबूरी में किसी का शासन स्वीकार करना पड़े तो वे ब्रिटेन फ्रांस के बजाय अमेरिकी शासन को ही चुनेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को ब्रिटेन और फ्रांस ने कूड़ेदान में बिल्कुल फेंक दिया और अमेरिका ने बाल्फोर डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इसका नतीजा 1947 के यूएन विभाजन प्रस्ताव और इजराइल की अमेरिकी समर्थित स्थापना के रूप में सामने आया है। आज ट्रंप का नया उपनिवेशिक प्लान इसी पुरानी अमेरिकी साम्राज्यवादी धारा का एक नया रूप है। ट्रंप ने खुद को बोर्ड ऑफ पीस का मुखिया यहां पर घोषित कर दिया है। एक ऐसा ट्रांजिशनल प्रशासन जिसे गजा पर प्रत्यक्ष शासन, बहुराष्ट्रीय फोर्स, फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स और स्थानीय पुलिस पर 2 साल के लिए नियंत्रण मिल जाएगा। उन्होंने टोनी ब्लेयर को भी बोर्ड में इसमें शामिल किया है, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसा नाम जो इराक युद्ध के कारण अरब दुनिया में युद्ध अपराधी के रूप में बदनाम है। ब्लेयर हाल ही में वेस्ट बैंक में हुसैन अल शेख से मुलाकात कर चुका है ताकि ट्रंप की योजना को लागू करने का रोड मैप बनाया जा सके। मानवाधिकार विशेषज्ञ क्रैंग मुखबिर ने ट्रंप की भूमिका को बेल्जियम के कुख्यात किंग लियोपोल्ड II के कॉन्गो शासन से तुलना की है, जहां 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ तक लोग मारे जा चुके हैं और जिनकी प्रताड़ना में हाथ काटना तक शामिल था। मतलब वो लोगों के हाथ काट देते थे। गजा के लिए भी डर इसी बात का है कि 2 साल की इस अमेरिकी पीस मैंडेट के पीछे असल मकसद शांति नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस, तेल और रियल एस्टेट की लूट है। पिछले 2 वर्षों में जारी नरसंहार में 6000 से अधिक फिलिस्तीनियों के अंग काटे जा चुके हैं, जिनमें 4000 बच्चे शामिल हैं। और ट्रंप की योजनाओं की धुंधली रूपरेखा ये संकेत देती है कि भविष्य और भी भयानक हो सकता है आने वाले टाइम में। यही वह सवाल है जो गजा के बचे हुए लोगों को आज भी परेशान करता है। यदि सीजफायर के नाम पर भी हर दिन 347 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, वेस्ट बैंक में, लेबनान और सीरिया में हमले अभी भी जारी हैं, तो ट्रंप के सीधे शासन में शांति आखिर कैसे दिखेगी, जो उन्होंने प्लान तैयार कर रखे हैं। इस पूरे उपनिवेशिक खेल का एकमात्र अनगिना कारक है फिलिस्तीनियों की वह जिज्विशा और प्रतिरोध की क्षमता, जिसने 2 साल की बर्बरता में भी हार नहीं मानी है। और यही वह तत्व है जो किसी भी अमेरिकी शासन के गणित को उल्टा कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमास के मुतालिक हो रही है कि देखिए 2 साल का वक्फा हो गया, अभी तक हार नहीं मानी है गजा के लोगों ने। और अभी भी गजा के अंदर आज की कल की एक अपडेट है, एक वहाँ पर एक बहुत बड़े स्केल पर एक लार्ज मैरिज प्रोसेशन का इंतज़ाम किया गया। मतलब वहाँ पर 20-25 जो जोड़े थे उनकी एक साथ में वहाँ पर शादी हुई है और जश्न मना रहे हैं खूब खुल्लम खुल्ला। आप उनके जज्बे को देखिए, आप उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। उनके अपने ख़त्म हो रहे हैं, बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन नहीं, क्या कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारी सरजमी है, यानी गजा और फिलिस्तीन। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।